तो दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जो सबसे पहला टॉपिक है ये है प्रियम्बल। तो आज हम सबसे पहले प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये आखिर है क्या। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। समरी का मतलब क्या होता है कि जितनी भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है उनमें से अगर जो हम फिल्टर करके कुछ बातों को निकालें, जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो की फीचर्स हैं, तो सारे की फीचर्स हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा ये प्रियम्बल बना कैसे। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था संविधान सभा में। अब ऐसा नहीं है कि ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसे हमने डायरेक्टली प्रियम्बल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, इसमें प्रियम्बल होना चाहिए, प्रियम्बल में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें लिखी गई थी। हमने उसे कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लास्ट में अडॉप्ट किया। जब संविधान सभा की आखिरी टाइम की मीटिंग चल रही थी तो उस समय हमने प्रियम्बल पर डिस्कशन किया और प्रियम्बल पर डिस्कशन करने के बाद हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये दुनिया का इकलौता या सबसे यूनिक प्रियम्बल है। दुनिया में सबसे पहले जिस देश ने अपने संविधान में प्रियम्बल जोड़ा था वो था USA। और हमने भी जो ये कंसेप्ट प्रियम्बल का लिया है ये हमने भी लिया है USA से। अब इससे पहले कि हम प्रियम्बल को समझें, हम कुछ बेसिक बातों को सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सेकेंड कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया था तो इसने हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दी थी। इस कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पर हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था जहां जिसके बाद हमने अपना संविधान बनाना शुरू किया। अब ये तो बात हो गई कि परमिशन कहाँ से मिला, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और आज़ादी ही ना मिले तो इसे एश्योर करने के लिए एक और एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये थोड़ा बाद में आया था। ये एक्ट देख लो। सबसे पहले ये एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ ब्रिटिशर्स ने इंडिया नहीं लिखा था, यहाँ इंडियंस लिखा था। इंडियंस इसलिए लिखा गया था क्योंकि भारत दो हिस्सों में विभाजित होने वाला था। एक तो था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। अब इस एक्ट में लिखा हुआ क्या था, सबसे पहले इसे समझते हैं। इसमें लिखा था कि ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश इंडिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनोमस डोमिनियंस। डोमिनियंस का मतलब क्या होता है कि स्टेट का जो एक्चुअल हेड होगा, यानी मान लेते हैं भारत आजाद तो हो गया लेकिन भारत का जो एक्चुअल हेड होगा वो अब भी ब्रिटिश ही होगा। और भारत पूरी तरह से सॉवरिन कब बनेगा, जब भारत का संविधान लागू हो जाएगा। इसमें एक और गेम था। गेम ये था कि ब्रिटिशर्स ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि जब भारत का संविधान बन जाएगा ना और पाकिस्तान का संविधान बन जाएगा तो हम दोनों देश अपने अपने संविधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजेंगे अप्रूवल के लिए। और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देगी तब हम डोमिनियन नहीं रहेंगे और तब हम बन जाएंगे सॉवरिन, यानी कि संप्रभु राष्ट्र बन जाएंगे। तो यहाँ एक सवाल यह आता है कि क्या हमने अपना संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा था अप्रूवल के लिए? तो नहीं मेरे दोस्त, हमने अपना संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं भेजा था। हमने कहा कि हम भूल गए, इट वॉज एन प्रोसीजरल एरर। और इसीलिए हमने अपने संविधान के आखिरी आर्टिकल में, आर्टिकल 395 में यह मेंशन कर दिया साफ तौर पर कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों को रिपील कर रहे हैं। हमने दोनों ही आर्टिकल्स को रद्द कर दिया आर्टिकल 395 के तहत। अब जब हमने ऐसा किया तो पाकिस्तान ने भी हमारे देखा देखी ऐसा ही कर दिया। पाकिस्तान ने भी अपना संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं भेजा। अब यहाँ एक समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि हमें आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, ये लगभग 2.5 साल का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान चूंकि ब्रिटिशर्स तो जा चुके थे और पंडित नेहरू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जब इंटरिम गवर्नमेंट चला रहा था तो इंटरिम गवर्नमेंट चल कैसे रहा था, तो इसके लिए जो हमने यूज़ किया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसे हमने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया था। और जब हमने 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया तो हमने इसे रद्द कर दिया।
अब हम फोकस करेंगे प्रियम्बल पर और इसमें लिखी हुई सारी बातों पर। तो देखिए, प्रियम्बल में जो सबसे पहली बात लिखी है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि सोर्स ऑफ पावर जो है वो इंडिया के सिटीजन्स हैं। इंडियन सिटीजन्स से ही कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलता है। इस फेनोमेना को कहते हैं ऑटोथॉनी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और थॉनी का मतलब होता है रूल, यानी कि हमारा जो देश है ये सेल्फ रूल्ड होगा, यानी कि रूल बाय द इंडिजिनस पीपल, यानी कि यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं इनके द्वारा रूल किया गया ये देश होगा। अब देखते हैं कि हमारे प्रियम्बल में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। तो हमारे प्रियम्बल में मुख्य रूप से 6 चीज़ें हैं। सबसे पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है रिपब्लिक, चौथा है सोशलिस्ट, पांचवा है सेक्युलर और छठा है इंटीग्रिटी। अब ये जो मैंने रेड कलर में कर रखा है ना, इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में जोड़ा गया था। तो इन तीनों पर भी हम डिस्कशन करेंगे, पर पहले हम शुरू में इन तीनों को देख लेते हैं, फिर इन तीनों को देखेंगे और इसके बाद कुछ और बातें हैं जैसे कि जस्टिस है, इक्वालिटी है, फेटर्निटी है, इन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सॉवरेनिटी पर। तो सॉवरेनिटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभु और इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है इसका इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि जो इंटरनल गवर्नमेंट है ये मोस्ट पावरफुल होगा, और दूसरा क्या है कि कोई भी बाहरी शक्ति जो है वो भारत को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, ना भारत की सरकार को और ना ही किसी अदर तरीके से कोई इन्फ्लुएंस करेगा भारत को। यानी कि इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरह से सॉवरिन है अपने डिसीजंस को लेने में। हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर आकर के ये नहीं बता सकता है कि हम अपने डिसीजंस किस तरह से लेंगे या हम अपनी सरकार किस तरह से चलाएंगे, या सरकार को ये नहीं बता सकता है कि सरकार किस तरह से देश पर शासन करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो इंडिया यूएनओ का पार्ट है, तो क्या यूएनओ जो बात कहता है वो इंडिया पर 100% लागू होगा? नहीं। मान लेते हैं इंडिया कोई केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया पर कोई सजा लगाता है, तो क्या इंडिया उस सजा को मानने के लिए बाध्य होगा? नहीं। किसी भी कीमत पर हम किसी भी बाहरी ताकत को ये परमिशन नहीं देते हैं कि वो हमारे किसी भी मैटर में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इन्फ्लुएंस कर सके या ऑर्डर दे सके। हमारी गवर्नमेंट को जो मन होगा हम वो करेंगे अपने देश में, कोई बाहरी ताकत हमें रोक नहीं सकती है। तो ये तो बात हो गई सॉवरेनिटी की। अब सॉवरेनिटी के बाद एक दूसरा कंसेप्ट है, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोक्रेसी को अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये अब्राहम लिंकन का कोट है। इसे अगर आप चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की किताबों में भी ये मिल जाएगा। अब देखो, डेमोक्रेसी के ना 2 फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ये जो देश होते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर चलते हैं, वहाँ अगर कोई भी कानून बनना है, कोई भी नियम बनना है या अगर कुछ भी होना है ना, तो वहाँ रिफरेंडम कराया जाता है। रिफरेंडम का मतलब क्या है कि एक जनमत संग्रह होता है, वोटिंग होती है, लोग वोट करते हैं और वोटिंग के आधार पर डिसाइड होता है कि ये कानून बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ जनता वोट करती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। जनता अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, और जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वहाँ पर, यानी कि राज्य विधानसभा में, लोकसभा में। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कानून बनाते हैं, वो सारे लॉ बनाते हैं, सारा काम वो करते हैं। यानी कि यहाँ पर पब्लिक डायरेक्टली लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देश है वहाँ पर पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है हर एक डिसीजन में। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल दें तो इंडिया, अमेरिका, ये सारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया हो, अमेरिका हो, ये सब में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जबकि अगर आप स्विट्जरलैंड को देखें तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पीपल डायरेक्टली वोट करता है किसी भी कानून के बनने या ना बनने के ऊपर। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल है, पीपल के पास सारा पावर है, और पीपल अपना पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देता है। कॉन्स्टिट्यूशन से पावर फिर कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेती है गवर्नमेंट। तो यानी कि अंततः सारी शक्तियां जनता में निहित है। इसके अलावा एक और मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं,
तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भले ही इनडायरेक्ट वे में होता है। जब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम उसको डिटेल में समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा रिपब्लिक का एक और मतलब होता है, ये जो रिपब्लिक है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है आर्बिट्रेरली कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है, तानाशाही नहीं चला सकती है। ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट वही करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। रिपब्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, और इंडिया आज के समय एक रिपब्लिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कभी भी डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव नहीं कर सकती है। इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं लेसर एक्स। इसको याद रख लेना, ये लेसर एक्स का कंसेप्ट है। अब रिपब्लिक के बाद आता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट क्या है यहाँ हम ये समझ लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सोशलिज्म मतलब होता है मार्क्सवादी या लेनिनवादी, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो गांधीयन कंसेप्ट है, जो महात्मा गांधी का कंसेप्ट था, ये वाला सोशलिज्म है। इसका मतलब है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सबको। जबकि अगर आप मार्क्सिज्म को देखें तो मार्क्सिज्म में है कि अमीरों से पैसा छीन लो और गरीबों को दे दो। लेकिन इंडिया का कंसेप्ट ऐसा नहीं है, और इसे जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो यहाँ एक सवाल ये आता है कि अगर इसे जोड़ना ही था तो जब हमारे फाउंडिंग फादर्स जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उस समय क्यों नहीं जोड़ा गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये कहा जाता है कि अगर उस वक्त हमने इस शब्द को जोड़ दिया होता अपने प्रियम्बल में, तो अमेरिका और बाकी के जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री थे उन लोगों को लगता कि भारत मार्क्सवादी हो चुका है और ये मार्क्स को मानने लगा है। और हम ऐसा नहीं चाहते थे कि हम उस समय चूंकि कोल्ड वार चल रहा था तो हम ऐसा कतई नहीं चाहते थे कि हमारी एक पार्टी से दुश्मनी हो जाए, तो इसलिए हमने सोशलिज्म को उस वक्त नहीं जोड़ा। हालांकि इस पर एक आरोप ये भी लगता है कि रसिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उस टाइम पर, और शायद इसीलिए इंदिरा गांधी ने रसिया को खुश करने के लिए सोशलिज्म सबको जोड़ दिया था। पर इस बात को साबित करने के लिए कोई सब्सटेंशियल फैक्ट आज भी हमारे पास मौजूद नहीं है कि रसिया ने इंडिया को कहा हो कि तुम सोशलिज्म जोड़ दो और हमने सोशलिज्म जोड़ दिया। इस तरह का कोई फैक्ट आज तक हमें मिला नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेक्युलर। इस शब्द को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये CAA, आप ये अभी सिटीजनशिप वाला मत समझ लेना, ये CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और आज के समय अगर हम देखें तो दुनिया में दो तरह के सेक्युलरिज्म मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक है वेस्टर्न कंसेप्ट जो सेक्युलरिज्म का है, और दूसरा इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है सर? तो सबसे पहला अंतर है कि वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेट और रिलीजन पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। ना स्टेट रिलीजन के मैटर में दखल देता है, ना रिलीजन स्टेट के मैटर में दखल देता है। स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है, स्टेट अपने आप में सेक्युलर होता है। जबकि इंडिया का कंसेप्ट कुछ और है। इंडिया में क्या है कि स्टेट है और ये रिलीजन है। रिलीजन कभी भी स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन स्टेट रिलीजन के मैटर में पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है। हमारे यहाँ स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट जब भी चाहे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। और इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो ट्रिपल तलाक, और जो जल्लीकट्टू का मुद्दा था, या फिर जो शनि सिंगनापुर मंदिर का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों में स्टेट ने या कोर्ट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल प्ले किया और कुछ चीज़ों को एबॉलिश कर दिया, कुछ चीज़ों में कुछ बदलाव कर दिए। तो इंडिया का जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, ये कुछ और कहता है, और दुनिया का जो कंसेप्ट है वहाँ पर सीधा है कि स्टेट कभी भी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और रिलीजन कभी भी स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, और स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। लेकिन इंडिया में स्टेट का अपना रिलीजन तो नहीं ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मदरसा है या और भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पर शैक्षणिक संस्था जो भी है, उन सबको हम फंड प्रोवाइड करते हैं, स्टेट उन सबको फंड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर स्टेट पॉजिटिवली इंटरफेयर कर रहा होता है रिलीजन के मैटर में, लेकिन वेस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ गए। अब बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, फिर हम बेरूबारी केस को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अलावा क्या क्या बच रहा है। सबसे पहला है जस्टिस, दूसरा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, थॉट एंड एक्सप्रेशन, इसके बाद है इक्वालिटी, और एक है फेटर्निटी। अब जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना, इसका यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई जस्टिस टू एनी पर्सन। इसका मतलब क्या है कि स्टेट कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को जस्टिस डिनाई नहीं कर सकता है। स्टेट ये नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हें न्याय नहीं दूंगा। स्टेट को न्याय देना होगा हर एक नागरिक को।
ये बेसिस है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि जितना भी फंडामेंटल राइट अगर आप देखो तो हर एक फंडामेंटल राइट आपको क्या दिला रहा है, आपको जस्टिस दिला रहा है। तो जस्टिस जो है फंडामेंटल राइट्स का बेसिस है। इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि ये सारे टॉपिक्स का क्या पूरा कंसेप्ट है। फिलहाल हम अभी सिर्फ प्रियम्बल पर फोकस कर रहे हैं। तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्टेट कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट समवंस पर्सनल लिबर्टी बाय आर्बिट्ररी एक्शन। आर्बिट्ररी एक्शन का क्या मतलब होता है कि स्टेट जोर जबरदस्ती से कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर स्टेट कुछ भी करेगा तो स्टेट को, इंडिविजुअल को या पब्लिक को या कोर्ट को, सबको ये जवाब देना होगा कि उसने ये एक्शन क्यों लिया, उसने किसी की पर्सनल लिबर्टी क्यों ली है। मतलब ये कि स्टेट जो है उसे रीजन बताना होगा, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कि वो किसी का भी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकता है। अब लिबर्टी जो है ना मेरे दोस्त, लिबर्टी इनहेरेंट राइट है। इनहेरेंट राइट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जबकि अगर तुम फ्रीडम को देखो तो फ्रीडम जो है ये हमें मिलता है, ये हमें स्टेट देता है। स्टेट का दिया हुआ और तुम्हारा एक इनहेरेंट है, इन दोनों में अंतर है। ये तुम्हारा इनहेरेंट राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो लिबर्टी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इस बात को समझ लो। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब क्या है? हमारे कंटेक्स्ट में इक्वालिटी का मतलब है कि हर इंसान को इक्वल स्टेटस मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि अवसर की समानता और इक्वल स्टेटस। इस चीज को हम आर्टिकल 14 में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जो एक चीज बच गई है वो मैं आपको प्रियम्बल में दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है फेटर्निटी एंड एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। फेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, और एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति का जो भारत में रह रहा है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये चीज समझ गए। इसके बाद एक और चीज है कि यहां पर कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इस शब्द को जो है ना, इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिर्फ सेक्युलर और सोशलिस्ट को ही जोड़ा गया था, जबकि इंटीग्रिटी को भी इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो अगर एग्जाम में पूछे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो ऑप्शन में अगर आपको 3 दिखाई दे जाए तो आपको 3 पर ही टिक करना है। इसके अलावा प्रियम्बल में एक और चीज देखते हैं। यहां पढ़िए कि द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहां पर है डू हर्बली अडॉप्ट, इनेक्ट, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लास्ट वाली लाइन है और ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, इन दोनों का एक ही मतलब है। इसका मतलब है कि सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब है कि रूल बाय द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वही इस कंट्री को रूल करेंगे। तो प्रियम्बल में बेसिकली इतना ही था। इसके बाद एक प्रियम्बल से जुड़ा हुआ केस है जिसे अभी हम समझने वाले हैं। केस का नाम है बेरूबारी यूनियन केस। अब इसका नाम बेरूबारी यूनियन केस क्यों है ये भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये देखिए मैप, मैप में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर है बांग्लादेश, और ये जो लोकेशन है इस जगह पर एक जगह था बेरूबारी। अब जब पार्टीशन के टाइम वोटिंग हो रहा था ना, तो बेरूबारी के लोगों ने वोट किया था पाकिस्तान में जाने के लिए, लेकिन गलती से ये जगह भारत में आ गया। अब पाकिस्तान के लोगों को यह बात 1952 में याद आई कि बेरूबारी गलती से इंडिया के पास चला गया है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच बातचीत शुरू हुई और पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को यह प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको बेरूबारी लौटा देंगे। पार्लियामेंट में इस बात को लेकर के बड़ी टेंशन हो गई। टेंशन क्या हो गई कि आखिर अगर किसी को हम प्रॉपर्टी लौटाना चाहें, इंडिया का कोई हिस्सा है और उसे अगर हम किसी अन्य देश को देना चाहें तो हम कैसे देंगे? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत कि हम भारत के किसी हिस्से को किसी भी अन्य देश को दे सकते हैं? तो ऐसा तो कोई आर्टिकल है ही नहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 3 में भी जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, डिक्रीजिंग द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर भी इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हम भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि क्या यार, क्या बात करते हो, हमारे पास प्रियम्बल है ना, हम प्रियम्बल से पावर ले सकते हैं और प्रियम्बल से पावर लेकर के बेरूबारी पाकिस्तान को लौटा देंगे। तो बात चली, बात पहुंची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात से पूरी तरह श्योर नहीं थे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया। आपको मालूम है कि आर्टिकल 143 जो है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का प्रोविजन देता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस ले सकता है और उस एडवाइस को वो फॉलो करे या ना करे, ये फिर राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है, पर एडवाइस मांगने का अधिकार आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को देता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह मामला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ये पार्ट ही नहीं है तो फिर बेरूबारी को देंगे कैसे। तो यहां पर आया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके पंडित नेहरू ने बेरूबारी यूनियन को पाकिस्तान को दे दिया। अब इसमें एक प्रोविजन था कि 2/3 मेजॉरिटी से वोटिंग होनी चाहिए और कम से कम 50% प्लस राज्यों की सहमति होनी चाहिए, तभी हम कोई इंडिया का टेरिटरी किसी अन्य देश को दे पाएंगे। तो चलो यहाँ तक तो बात ठीक है कि पाकिस्तान की ही प्रॉपर्टी थी। वहाँ प्लेबिसाइट में भी जब ये डिसीजन हो चुका था कि वो पाकिस्तान के साथ ही जाना था, बट गलती से हमारे पास आ गया तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके बेरूबारी पाकिस्तान को लौटा दिया। इस पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं कि लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए, यह आपका अपना मत हो सकता है, लेकिन जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में क्या बदलाव किए गए थे। इसके बाद अगर देखें तो इसी मामले को, बेरूबारी केस को, सुप्रीम कोर्ट में एक बार और डिस्कस किया गया। यह डिस्कशन हुआ केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला डिसीजन बदल दिया और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस के पूरे वर्डिक्ट को ही चेंज कर दिया। तो खैर, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ नहीं हुआ, ये जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें बीच में केशवानंद भारती का केस आएगा, उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केशवानंद भारती कौन थे और उनका क्या पूरा मामला था। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इसके बाद कभी ऐसा कुछ हुआ कि भारत ने अपनी कोई टेरिटरी किसी दूसरे देश को दी है, तो हाँ, एक बार हुआ है 2015 में। 2015 में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इनक्लेव इशू था इसे सॉल्व किया गया। इनक्लेव इशू क्या था, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं इधर है इंडिया और इधर है बांग्लादेश। तो जिस समय आज़ादी नहीं मिली थी तो बहुत सारे छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे। इन रियासतों के अपने अपने राजा थे और कोई बाउंड्री तो थी नहीं। तो ये सब राजा बैठ करके साथ में चौसर खेला करते थे, पासाड या लूडो टाइप का जो भी गेम आप कह लो, उस समय जो भी गेम प्रचलन में था, ये सब राजा बैठ करके लूडो टाइप का गेम खेलते थे। और गेम में जो दाव पर लगता था वो लगता था छोटा छोटा गांव। अब इधर के साइड वाले राजा ने कुछ गांव लगा दिए और इधर के राजा ने भी कुछ गांव लगा दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इंडिया के साइड वाले राजाओं ने बहुत सारी टेरिटरीज बांग्लादेश की जीत ली और बहुत सारे इंडियन टेरिटरी भी इसी तरह से हार करके बांग्लादेश के राजाओं के साइड पे चली गई। तो जब आज़ाद हो गया भारत तो उसके बाद भी ये इशू जारी रहा। जो ये इंडिया के अंदर छोटे छोटे गांव थे इसे बांग्लादेश की संपत्ति माना जाता था और बांग्लादेश के अंदर जो छोटे छोटे गांव थे इसे इंडिया की संपत्ति माना जाता था। तो ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। अब समस्या ये थी कि यहाँ जो लोग रह रहे थे वो इंडियन सिटीजन थे, यानी कि बांग्लादेश में जो इन गाँवों में रह रहे हैं लोग ये भारतीय नागरिक थे और भारत के इन गाँवों में जितने लोग रह रहे थे वो बांग्लादेशी नागरिक थे। ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस मुद्दे को फाइनली 2015 में रिजॉल्व कर दिया गया और हमने एक्सचेंज कर दिया इन सारे इनक्लेव्स को। इसे ही इनक्लेव कहा गया है, ठीक है। तो इन सारे इनक्लेव्स को हमने एक्सचेंज कर दिया और एक्सचेंज करके जो गांव इंडिया के साइड में था उसे हमने रख लिया और जो गांव हमारा बांग्लादेश के साइड में था वो बांग्लादेश को दे दिया। तो आशा करता हूं कि प्रियम्बल से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसका वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का भी मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।